मुगल एम्पायर जिसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने कहां से कहां पे राज किया है एंड हमें ये बचपन से ही पढ़ाया गया है। बट आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज कुछ हम नया, कुछ इंटरेस्टिंग सा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, मुगल बादशाहों के लिए कौन सा शाही खाना बनेगा, इसे कौन डिसाइड करता था। पॉइंट नंबर 2, मुगलों को खाने में क्या पसंद था। पॉइंट नंबर 3, खाने को बनाने से लेके और उसे परोसने तक का प्रोसेस क्या होता था। पॉइंट नंबर 4, खाने की जांच कैसे होती थी, यानी खाने में जहर है या नहीं है, इस चीज को कैसे पहचाना जाता था। इन्हीं सब इंटरेस्टिंग से सवाल के जवाब को इसी वीडियो में जानेंगे, जो कि एपिसोड नंबर 1 है। दोस्तों, मैनुअल एंटोनियो दा एल मार्टोस मैनरिक एक पोर्चुगल व्यापारी थे जो 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर के साथ व्यापार किया करते थे एंड इन्होंने अपने किताब में लिखा है, बल्कि मैं आपको एक आर्टिकल का हवाला देता हूं जिसमें ये लिखा गया है कि मुगल के परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कैसे शाहजहां बादशाह भी अपने बीवी और दासियों के साथ खाना खाया करते थे एंड खाना परोसने का काम किन्नर किया करती थी। खाने में क्या बनेगा इसे हकीम डिसाइड किया करते थे, जो कि हम आगे जानेंगे। साल 1640 आखिर वो दिन आ ही गया था जब वजीर आसिफ खान को बादशाह शाहजहां के साथ खाने का मौका मिला था और ये वही थे जिन्होंने बादशाह शाहजहां की रानी यानी बेगम सायदा बेगम के साथ अफेयर में थे, ऐसा लोगों का मानना था। बट आज भी उस पर बहस हो रहा है। वजीर आसिफ खान जो कि सालों से मुगलों की शान शौकत वाली जिंदगी को देख रहे थे एंड उन्होंने बचपन से ही मुगलों के खान पान के किस्से सुन रखे थे। इसी वजह से वजीर आसिफ खान में शाही खान पान को लेकर इतनी उत्सुकता थी कि इस चीज की जानकारी को हासिल करने के लिए उन्होंने हरम के ऐसे किन्नरों को चुन रखा था जिन्हें मुगल के कई राज पता थे। उन्हीं किन्नरों के पास हरम की औरतों की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो मुगलों को करीब से जानती थी। बट अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर उस जमाने में मुगल के शाही खान पान और रसोई कैसी हुआ करती थी। इसका जिक्र डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने अपने किताब जहांगीर इंडिया में किया है, जिसमें ये लिखते हैं कि मुगल सल्तनत के दौर में किन्नरों को अरबी नस्ल के घोड़े दिए जाते थे और कपड़े और दासियां भी दिए जाते थे। इसी चीज को देखकर डच व्यापारी को लगा कि अगर शाही रसोई तक पहुंचना है तो किन्नरों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए फिर वो एक दिन एक किन्नर को रिश्वत देकर शाही रसोई तक पहुंच जाते हैं एंड वो अपनी किताब टेबल्स ऑफ फ्रे सेबेस्टियन मैनरिक में लिखते हैं कि रोजाना शाही खाने में क्या क्या बनेगा इसे तय करने का काम हकीम किया करते थे। हकीम ये तय करते थे कि शाही खाने में किस चीज का इस्तेमाल किया जाए या किस औषधि का इस्तेमाल किया जाए जिससे बादशाह सेहतमंद रहे। इसीलिए वो मौसम को देखकर और बादशाह की सेहत को देखकर मेनू डिसाइड किया करते थे। बट आप लोग एक चीज जानकर हैरान रह जाओगे कि मुगल बादशाहों के लिए चांदी के वर्क वाला चावल को तैयार किया जाता था जिसे मुगल बादशाह खाने से सेहतमंद रहते थे। इसीलिए वहाँ के बादशाहों और उनके खास लोगों के लिए इस चावल को बनाया जाता था। जैसे ही हकीम ये डिसाइड करता कि खाने में आज ये बनेगा, वैसे ही वहाँ के बावर्ची होशियार हो जाते थे एंड अगर बावर्ची से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती थी जिससे बादशाह की जान का खतरा होता था, तो आखिर मुगल बादशाह उन्हें क्या सजा देते थे। वैसे तो उन्हें कोई सजा नहीं दिया जाता था, बट उन्हें कुछ लोगों को लगाकर गाइड कराया जाता था ताकि वो आगे से गलती ना करे। मैनरिक अपने किताब में लिखते हैं कि मुगलों में शाही खाने को बनाने में मदद करने से लेकर और उसे परोसने तक सैकड़ों लोग लगे हुए होते थे और जैसे ही हकीम आदेश करता वैसे ही सारे नौकर अपने काम में लग जाते थे। बट सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर इतना महंगा खाना और शाही पकवान जिसे बनाने के लिए हकीम डिसाइड करते थे कि आज ये बनेगा, उस शाही पकवान को बनाने के लिए आखिर किस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। तो आंसर है गंगा। मैनरिक अपनी किताब में लिखते हैं कि गंगा और बारिश के छने हुए पानी का शाही पकवान को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। मुगल बावर्ची जब खाने को तैयार कर रहे होते थे तो उसकी खुशबू भी दूर दूर तक जाती थी, इसलिए उस खाने को बहुत सलीके से और चांदी के बर्तन में सजाया जाता था और फिर खाने को परोसने और उसे सजाने में भी काफी समय लगता था। अब खाना तैयार हो गया, बट मुगली लोग उस खाने को तब तक नहीं खाते थे जब तक कि उस खाने की जांच ना हो जाए कि उसमें जहर है या नहीं है। इसलिए उस जमाने में खाने की जांच करने के लिए एक पत्थर होता था जिसे डेड स्टोन कहा जाता था। वहाँ के हकीम उस पत्थर को सबसे पहले साफ पानी में धोते थे एंड फिर उस पत्थर को खाने के उस हिस्से पर रखते थे जहाँ पे जांच करनी होती थी
एंड फिर उस पत्थर को खाने पे घिसते थे और फिर पत्थर के पीछे के हिस्से से देखते थे। अगर पत्थर पर कुछ अलग सा रंग या कोई अलग सी झिल्ली जैसी चीज़ नज़र आती थी तो उन लोगों का मानना था कि उस खाने में जहर होता था, इसलिए उस खाने को नहीं खाया जाता था। अगर उस खाने में जहर नहीं होता था तो उस खाने को खाने के लिए एक बड़ा सा कालीन बिछाया जाता था और उस पर दस्तरखान बिछाया जाता था। एंड फिर मुगली बादशाह उस खाने को खाते थे एंड खाने से पहले और खाने के बाद इबादत किया करते थे। यही वजह है कि मुगलों को खाना खाने में बहुत समय लगता था। ये सारा प्रोसेस खाने को बनाने से लेके उसे बादशाह तक पहुंचाने तक। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक।